हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। वेलकम टू माय चैनल एक्सेल योर इकोनॉमिक्स। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा सेकेंड चैप्टर, राइट। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, दैट वाज नेशनल इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। नाउ वी आर मूविंग टू आफ्टर 1947. What we have done after 1947 that we are going to discuss. So when we got independence, like we all know that Indian economy was stagnant, Indian economy was not having proper resources through which they can plan for future. And we were totally ruined by Britishers, our golden bird was flew away. So flown away. So in these way we have to understood कि हमें समझना भी है ये सारी चीजें कि हमने किस तरह से स्ट्रगल किया अपनी इकोनॉमी को जो आज प्रेजेंट इकोनॉमी है उसको बनाने के लिए। तो जब हम इंडिपेंडेंट हुए, जब हमारी डेस्टिनी हमारे हाथों में आ गई, ब्रिटिशर्स से हम मुक्ति मिल गई हमें, उसके बाद जो हमने स्ट्रैटेजीज प्लान करी फॉर द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द नेशन, दैट वी विल डिस्कस इन दिस सेगमेंट, इन दिस चैप्टर ऑफ Indian economy, and the chapter name itself is Indian economy 1950 to 1990. इसका मतलब 1947 के बाद की जर्नी जो है अब हम डिस्कस करेंगे, जो 1950 और 1990 का पीरियड कवर अप करती है। क्यों ये पीरियड हम डिस्कस कर रहे हैं? बिकॉज in between this period various policies were introduced by the government time to time according to the demand of the country, according to the infrastructure available to the country. But after 1990 we have another policy which is known as 1991 economic reform. And why that was policy introduced, that policy was introduced in our country for the reason of some problems which we have faced during that planning period. तो प्लानिंग पीरियड अडॉप्ट तो किया, पर धीरे धीरे जैसे हम प्रोग्रेस होने लगे, कहीं ना कहीं प्लानिंग पीरियड में कुछ चैलेंजेस आए और कहीं कहीं वो फिर फेलियर में बदलती गई, और एट द लास्ट 1990 तक हमारे पास कई प्रॉब्लम्स आ गई। तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए फिर हम एक और प्लानिंग लाए, दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1991। तो वहां तक जाने के लिए पहले हमें समझना है कि 47 के बाद हमारी कंट्री में क्या हुआ। सो हियर विल बिगिन। तो इस सफर की शुरुआत भी हम थोड़ी रिदमिक स्टाइल में शुरू करते हैं, यानी कि जैसे हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में शुरुआत की थी वैसे लिरिकल ही हम इस चैप्टर को भी शुरू करते हैं। सो हियर फ्यू लाइंस। आजादी के बाद मिली कई नई चुनौतियां, आजादी के बाद मिली कई नई चुनौतियां, क्या करें कैसे करें, क्या अपनाएं नीतियां, कैसी इकोनॉमी अपनाएं, सोशल या कैपिटलिस्टिक, या फिर देश के लिए कर दें कोई मिक्सिंग। प्रधानमंत्री के आगे खड़ी थी कई मुश्किल, फिर सोचा फाइनली कर देते हैं मिक्सिंग। दोनों इकोनॉमी की मेरिट्स को ग्राइंडर में यूं चलाए, इसी सोच के साथ भारत को नई दिशा दिखाई, इसी सोच के साथ भारत को नई दिशा दिखाई। Yes, so here we are going to discuss about our independent first prime minister, that is Jawaharlal Nehru. Yes, Jawaharlal Nehru was the first prime minister, and he was the man who decided that in which direction we should go to decide the destiny of our country. Because जब ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री को छोड़ा, उसको बहुत आगे लाने के लिए, एक चैलेंज के साथ ग्रो करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जो उस टाइम थे, उन्होंने हमारी कंट्री के लिए नई नई टेक्निक्स को यूज किया और कई चीजों के विजन को ध्यान में रखते हुए मिक्स इकोनॉमी पैटर्न को यूज किया। तो उस मिक्स्ड इकोनॉमी पैटर्न को अपनाने से पहले सबसे पहली थिंकिंग यही आई कि हम क्या करें, किस ऑर्डर में करें, किस दिशा में चले। जैसे मेरी पोएम में था नीतियां, यानी कि प्लानिंग। कोई भी काम अगर आप अपने फ्यूचर में करना चाहते हो तो उसके लिए प्लानिंग बहुत जरूरी है। अगर प्लानिंग नहीं है, यू विल नॉट गेट डायरेक्शन, यू विल नॉट गेट टारगेट, यू विल नॉट हैव गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। तो इन सब के बिना काम नहीं चलता। तो ये सारे वर्ड जो आ रहे हैं ना, गोल, ऑब्जेक्टिव, टारगेट, ये सारे एसोसिएट करते हैं प्लानिंग से। तो प्लानिंग क्या थी, क्या हमने अडॉप्शन किया, क्या सिस्टम चलाया, किस तरह से हमने मिक्सिंग करी, क्या क्या प्रोसेस अपनाए, वो सब प्लानिंग का ही एक हिस्सा है। सो हियर विल बिगिन इकोनॉमिक प्लानिंग 1950 टू 1919, यानी कि अडॉप्शन ऑफ 5 ईयर प्लानिंग सिस्टम। तो प्लानिंग सिस्टम कैसे आया, प्लानिंग किस तरह से हुई, इकोनॉमी को कैसे मिक्स किया, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो हियर विल बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग. So according to the given statement, it is a technique which is used by central planning authority to achieve definite target and objective.
तो यहाँ जो पॉइंट्स उनको ध्यान से सुनना, ये एक टेक्निक है, ये एक अरेंजमेंट है, एक व्यवस्था है जिसको कौन डिसाइड कर रही है? सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी का मतलब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर है या जो सेंट्रल अथॉरिटी में आ रहा है, हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर सबसे बड़ा होता है, राइट? सारे डिसीजन वही लेता है इकोनॉमिक इश्यूज के। तो जो सबसे बड़ा है, जिसको हम अपनी हायर पोजीशन पे रखते हैं, वो जो डिसाइड करेगा, उसकी टेक्निक को हम दे रहे हैं यहाँ पे यूज्ड बाय, क्या करने के लिए? टू अचीव डेफिनेट टारगेट, यानी कि ऐसी सिस्टमेटिक स्ट्रैटेजी है ये जिसमें कुछ टारगेट्स हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव हैं और कोई डेफिनेट टाइम पीरियड के लिए डिसाइड किए गए हैं। इस सिस्टम को अपनाने को हम कहते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग, राइट? अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन, अब यहाँ प्लानिंग कमीशन जो वर्ड आ रहा है, इसके लिए सबसे पहले याद कर लो, व्हेन वाज प्लानिंग कमीशन वाज सेटअप? When was planning commission set up in our country? It was set up in 1950. Planning commission, and who is the chairman of planning commission? Remember one thing, always a prime minister is a chairperson of planning commission. अब हमारी कंट्री में प्लानिंग नहीं होती है, प्लानिंग कमीशन नहीं है, अब हम यूज करते हैं नीति, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, राइट? पर वो नीति से पहले आया 2015 में जब नीति आयोग आया, उससे पहले जो हमारी प्लानिंग पीरियड चल रहे थे, प्लानिंग कमीशन सेटअप था, उसका चेयरपर्सन हमेशा प्राइम मिनिस्टर होता है। इनफैक्ट नीति आयोग का भी चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर है, क्योंकि ये सारे ऑब्जेक्ट जो प्लानिंग है वो एक्चुअली किस रीजन से हो रही है? इकोनॉमिक इश्यूज से हो रही है, इकोनॉमिक टारगेट्स के लिए हो रही है, लोगों के वेलफेयर के लिए हो रही है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमेशा प्राइम मिनिस्टर को ही राइट्स दिए जाते हैं। सो अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन कब सेटअप हुई? 1950 में। तो प्लानिंग कमीशन ने इकोनॉमिक प्लानिंग को क्या डेफिनेशन दी है ये समझना है, इसको आप लिख भी लेना, यहाँ पे पूरी तरह से डेफिनेशन गिवन है। सो अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन, इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स यूज ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज। अंडरस्टैंड, यूज ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज मीन्स कंट्री में यानी इंडिया में जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, उन रिसोर्सेज को कैसे मैक्सिमाइज तरीके से यूज करें और उनका मिनिमम एक्सप्लॉयटेशन हो। तो यानी मिनिमम यूटिलाइजेशन से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन क्रिएट करना एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है। 11th इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा है हाउ टू वर्क इन लिमिटेड रिसोर्सेज फॉर अनलिमिटेड वांट्स एंड दिस कॉम्बिनेशन क्रिएट्स स्कैर्सिटी। तो इस अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ कोप अप करना ही प्लानिंग है। तो प्लानिंग क्या कह रही है? कंट्रीज के रिसोर्सेज को इस तरह से डेवलपमेंट एक्टिविटीज में यूज करना कि नेशनल प्रायोरिटीज को ध्यान में रखा जाए। तो पूरा पढ़ लेते हैं वापस। इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स यूज ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज इनटू डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन अकॉर्डिंग्स विद नेशनल प्रायोरिटीज, यानी कि हमारी इकोनॉमी की, इंडिया की टॉप प्रायोरिटीज को ध्यान में रखते हुए ऐसी स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करना जिससे नेशन के रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके। अब ये रिकॉल करो कि 1947 में जब हम इंडिपेंडेंट हुए, उसके 3 साल बाद प्लानिंग कमीशन सेटअप हुई, तब जाके हमने प्लानिंग स्टार्ट करी। तो 3 साल हमारे सिर्फ इसी सोच में निकल गए कि क्या करें, कैसे करें, इकोनॉमी में क्या सेटअप लेकर आए, क्या फॉर्मूला होना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इस सब पे ध्यान दिया। और अगर हमने पूरा चैप्टर ध्यान से पढ़ा है फर्स्ट वाला, तो उसमें जो आउटकम निकल के आए, प्रॉब्लम्स क्या थी? एक्सटेंसिव पॉवर्टी, लो लिटरेसी, अग्रेरियन स्टैग्नेंसी, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर को बिल्कुल खत्म कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट साउंड नहीं था, सर्विस सेक्टर प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं थे। ओवरऑल देखा जाए तो हमारी इकोनॉमी को ज्यादा एडवांटेज नहीं था। और जो पार्टीशन हुआ, पाकिस्तान और इंडिया जो पार्टीशन हुआ, उसकी वजह से काफी इकोनॉमिकली यूज लैंड, जो प्रॉफिटेबल लैंड थी, वो कहां चली गई? पाकिस्तान। क्योंकि हमारी फर्टाइल लैंड जो थी वो सिंधु वैली के आसपास थी, और फर्टाइल लैंड पूरी की पूरी कहां चली गई? पाकिस्तान। तो एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा ज्यादा इफेक्ट हुआ। तो अब उस टाइम पीरियड में उस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट का एक ही मोटिव था कि एग्रीकल्चर सेक्टर को एडवांस करना है। तो प्लानिंग में ये चीजों को ध्यान में रखा। अभी नेशन की प्रायोरिटी, लोग गरीब हैं, लोगों के पास काम नहीं है और एग्रीकल्चर ही सोर्स ऑफ अर्निंग है, तो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी क्या होगी उस वक्त? डेफिनेटली एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर, फिर इंडस्ट्रियल, ऐसे करके धीरे धीरे प्लानिंग में ऑब्जेक्टिव डिसाइड होते गए और प्लानिंग चल पड़ी। और हमारी कंट्री में नेशनल प्लानिंग सिस्टम अडॉप्ट हो गया, प्लानिंग कमीशन सेटअप हो गई और 5-year प्लान सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। ये कैसे हुआ वो मैं समझाऊंगी, पर बिफोर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड
व्हाट आर दी फीचर्स ऑफ प्लानिंग, एक प्लानिंग के क्या क्या फीचर्स होते हैं, एक प्लानिंग कैसे की जाती है। सो हियर वी हैव ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज फॉर सोशल वेलफेयर। सबसे बड़ा फीचर, हम जो सबसे बड़े फीचर की बात कर रहे हैं दैट इज ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज फॉर सोशल वेलफेयर, यानी रिसोर्सेज को ऐसे यूज करना कि उससे मैक्सिमम एडवांटेज टू सोसाइटी पॉसिबल हो। रिसोर्स जो हम आज अपने आसपास रखते हैं, जो हम यूज करते हैं, उसको इस तरह से यूटिलाइज करना, उसको इस तरह से मैक्सिमाइज करना कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट्स हों और उसका मिनिमम यूटिलाइजेशन हो, यानी ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ओवर यूटिलाइजेशन रिसोर्स का होना नहीं है और लोगों को फायदा भी हो जाए। सेकेंड प्लानिंग का फीचर, इट हैज डेफिनेट टाइम पीरियड, राइट। कोई भी प्लानिंग होती है तो उसका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होना चाहिए। लाइक आपने भी जैसे अगर प्लानिंग करी है कि मुझे नेक्स्ट ईयर बोर्ड तक, नेक्स्ट ईयर यानी कि आपका अगला साल डिसाइड हो गया, मार्च में बोर्ड होते हैं, तो तब तक मुझे पूरी तरह से 12th की तैयारी कर लेनी है एंड दैट यू विल डिसाइड कि मैं दिसंबर तक ही अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर लूं। तो आपने टाइम पीरियड स्पेसिफाइड कर दिया कि दिसंबर तक मैं कर लूंगा। तो इसी हिसाब से गवर्नमेंट भी, सेंट्रल अथॉरिटी डिसाइड करती है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड जिसमें ये सारी इश्यूज जो कि इकोनॉमी में चल रहे हैं और उसमें प्रायोरिटी इश्यूज क्या हैं, उस पे उन्हें होमवर्क करना है, उस पे उन्हें काम करना है। थर्ड, रिलेटेड टू ऑल सेक्शन और सेक्टर्स। हर इकोनॉमिक प्लानिंग का एक सबसे बड़ा मोटिव यही होता है, कोई भी प्लानिंग अगर हम अडॉप्ट करने जा रहे हैं विद अ व्यू टू डेवलप इकोनॉमी, वी नीड टू डेवलप रूट एरियाज, यानी कि हमें नीचे से शुरू करना है और ऊपर तक जाना है, टॉप टू बॉटम, हॉरिजॉन्टल, हर एरिया को कवर करना है। ऐसा नहीं है कि अगर एक में घुस गए तो दूसरे को अवॉइड कर दिया। इसका मतलब अगर मैं एग्रीकल्चर डेवलप कर रही हूं तो इंडस्ट्रियल अवॉइड कर दिया। नो, every planning should contain the strategy in which they focus on each and every sector of the country. So here we are talking about sectors means agriculture, industrial and service. It means primary, secondary and tertiary sector. यानी तीनों सेक्टर से रिलेटेड होनी चाहिए। फोर्थ, चॉइस ऑफ इकोनॉमिक प्रायोरिटीज, करेक्ट। हम सब पे फोकस कर रहे हैं, टाइम पीरियड कर रहे हैं, सोशल वेलफेयर कर रहे हैं और सेक्टर्स को भी लेके चल रहे हैं, लेकिन ये भी ध्यान में रखना है प्लानिंग करते वक्त कि ज्यादा जरूरत उस समय या किसी भी समय पर नेशन को किसकी है। अगर मैं आज की सिचुएशन की बात करूं तो अभी ज्यादा इश्यू क्या है, कोविड-19 का, पेंडेमिक का। तो अभी इकोनॉमी में जो खर्चा करना है, प्लानिंग करनी है, वो क्या है, हेल्थ को लेके, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके। तो गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा खर्चा किस पे बेयर करेगी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे, सो दैट मैक्सिमम बेनिफिट कैन बी प्रोवाइडेड टू दी नीडी वन, right? So here we have priorities. Next is pre-planned objective done by qualified staff. इसका मतलब क्या है कि ये जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड हो रहे हैं उनको हैंडल कौन करेगा, उनको डिसाइड कौन कर रहा है, उनको एक्चुअली रियलिटी में अप्लाइड कैसे करना है, ये सब एक नॉलेजेबल पर्सन ही कर सकता है। यानी कि वो कैसा होना चाहिए, वेल ट्रेन्ड, वेल क्वालिफाइड, हाईली क्वालिफाइड इन द फील्ड टू हैंडल द सिचुएशन ऑफ मिनिमम रिसोर्स फॉर मैक्सिमम एडवांटेज। फॉर दिस वी नीड साइंटिस्ट, टेक्नीशियंस एंड इकोनॉमिस्ट जो कंबाइंडली सोच सकते हैं, कंबाइंडली समझ सकते हैं कि हम प्लानिंग कैसे करें और किस तरह से मिनिमम यूज को मैक्सिमाइज बेनिफिट दे सके। तो इसलिए हमारे पास क्वालिफाइड स्टाफ होना चाहिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द लास्ट पार्ट, इकोनॉमिक डिसीजन टेकन फॉर प्रोडक्शन। यानी कि हम जब प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें एक बात ध्यान रखनी है, जो इकोनॉमिक डिसीजन लिए जा रहे हैं, जो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू लिए जा रहे हैं, यानी कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू मेजरली एक्टिविटीज से रिलेटेड है। तो कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन। जब तक प्रोडक्शन नहीं होगा कंजम्पशन नहीं होगा, राइट। तो प्रोडक्शन को करना है इकोनॉमी में, क्योंकि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैक्रो में भी पढ़ा था जीडीपी, तो जीडीपी के लिए प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो गुड्स एंड सर्विसेज जो एक इकोनॉमी प्रोड्यूस करने वाली है, प्लानिंग करने वाली है, उसके लिए उसमें 3 क्वेश्चंस को ध्यान में रखना है। और ये 3 क्वेश्चन कब आते हैं, जब हम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करते हैं, यानी कि जब हम रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं। इसको डिटेल में पढ़ने के लिए मैं अपनी वीडियो की लिंक शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप पढ़ लेना, समझ में आ जाएगी कि ये प्रॉब्लम तीनों क्या है। क्या प्रॉब्लम है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। ब्रीफिंग कर देती हूँ।
व्हाट टू प्रोड्यूस मीन्स क्या गुड प्रोड्यूस करें और कितनी क्वांटिटी में करें। हाउ टू प्रोड्यूस मीन चॉइस ऑफ टेक्निक है, कैपिटल टेक्निक यूज करें कि लेबर टेक्निक यूज करें। अगर हम कैपिटल यूज कर रहे हैं तो लेबर की मात्रा कम हो जाएगी, कैपिटल की ज्यादा हो जाएगी, यानी मशीन टूल्स इक्विपमेंट ज्यादा यूज होंगे और मैनुअल वर्क कम होगा। और अगर हम लेबर इंटेंसिव यूज कर रहे हैं तो लेबर उसमें ज्यादा काम करेगी, मशीन टूल्स का काम कम होगा। फिर है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अब फॉर हुम यानी किसके लिए प्रोड्यूस करें। हमारी कंट्री में रिच हैं, पुअर हैं, हमारी कंट्री में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, सबको ध्यान में रखते हमें प्रोडक्शन करना है, तो किसके लिए प्रोड्यूस करें, ये भी एक क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करना होता है थ्रू इकोनॉमिक प्लानिंग। सो दिस इज हाउ दीज फीचर्स आर डीलिंग विद प्लानिंग इन ऑल दी वेज। जल्दी से ये चार्ट बना लो, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे जंप करते हैं। So I hope you have written that topic already. Now we are going for the system which we have adopted in our country. मैंने अभी जो rhythmic line अपनी पढ़ी थी उसमें भी बताया था मैंने कि कई चुनौतियां आई कि सोशलिस्ट इकोनॉमी यूज करें कि कैपिटलिस्ट यूज करें, तो फाइनली हमने मिक्स्ड इकोनॉमी पैटर्न को अडॉप्ट किया। तो जो प्रॉब्लम थी सेंट्रल प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, उसको हमने इन दोनों इकोनॉमी के कॉम्बिनेशन को बना करके इसके थ्रू सॉल्व किया। तो अब ये इकोनॉमीज होती क्या है, ये इकोनॉमीज के लिए अगर आपको और डिटेल में पढ़ने के लिए आप, मैं दोबारा से अपनी लिंक एक और है जो मैं शेयर कर दूंगी, ये वीडियो मैं बना चुकी हूँ ऑलरेडी रिलेटेड टू कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। ब्रीफिंग मैं यहाँ कर देती हूँ, डिटेल में पढ़ने के लिए आप मेरी उस वीडियो को फॉलो अप करें जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगी। राइट, सो हियर इनफैक्ट आप देख सकते हो स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज एक्चुअली कॉल्ड मार्केट इकोनॉमी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइवेट इकोनॉमी। मीन्स यहाँ पे जो काम है वो एक्चुअली फ्री प्ले ऑफ मार्केट है। यहाँ पे डिमांड सप्लाई फोर्सेस अपने आप ऑटोमेटिकली प्राइस डिसाइड कर देते हैं, यानी गवर्नमेंट का यहाँ कोई रोल नहीं है, क्योंकि कैपिटलिस्ट है, मार्केट इकोनॉमी है, फ्री प्ले मार्केट है, तो यहाँ गवर्नमेंट कोई इंटरफेरेंस नहीं करती। मार्केट में जैसे गुड्स प्रोड्यूस हो रही हैं, जैसे कंज्यूम हो रही हैं, उसके बेसिस पे ही सब कुछ डिसाइड हो जाता है और मार्केट फ्री प्ले काम करती रहती है, यानी नो इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट। फिर है सोशलिस्ट इकोनॉमी, और इसका मेन टारगेट क्या हो जाता है, प्रॉफिट। तो ये जो इकोनॉमी है, क्योंकि इनका काम ही है सिर्फ मार्केट बेसिस पे काम करना, तो इनका मेन टारगेट हो जाता है प्रॉफिट अर्न करना, क्योंकि मार्केट फोर्सेस इनको ज्यादा चांसेस देती है प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो मेन मोटिव क्या हो जाता है इनका, प्रॉफिट। सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल अथॉरिटी होती है जो डिसाइड करती है कि हम लोगों के लिए कैसे काम कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, इकोनॉमी को कैसे ग्रो कर रहे हैं, साथ ही साथ रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो रहा है और मैक्सिमम वेलफेयर हो रहा है। तो इसके लिए सोशलिस्ट इकोनॉमी भी एक सिस्टम होता है जो हर कई इकोनॉमीज में चलता है, लेकिन इस सिस्टम को हम बोल सकते हैं दूसरे नाम जो है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, गवर्नमेंट इकोनॉमी, एंड इन दिस इकोनॉमी गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट इज मेजर, यानी डिसीजन कौन ले रहा है हर प्रॉब्लम का, हर इकोनॉमिक इश्यूज का, हर पॉलिसीज का, और किन लोगों को कहां तक बेनिफिट देना है, इन हर बात का सोल्यूशन, हर बात का डिसीजन गवर्नमेंट ले रही है, यानी गवर्नमेंट का रोल सबसे बड़ा है। तो इस इकोनॉमी का मेन मोटिव क्या हो गया, पब्लिक वेलफेयर। क्या हो गया मेन मोटिव, पब्लिक वेलफेयर। तो यानी कि ये इकोनॉमी तो लोगों का फायदा देख रही है, ये इकोनॉमी अपना फायदा देख रही है। अब सोचो जवाहरलाल नेहरू उस टाइम पे कितनी बड़ी टेंशन में होंगे कि क्या करें, एक में तो सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, लोगों का फायदा नहीं हो रहा, एक में लोगों का फायदा हो रहा है पर फिर इकोनॉमी का फायदा नहीं हो रहा। तो अगर मैं लोगों का फायदा करूं तो इकोनॉमी डूब जाएगी, और अगर मैं इकोनॉमी बचाने निकलूं तो लोगों का बेनिफिट नहीं हो रहा, लोगों का प्रॉब्लम आ जाएगा, लोग और वीक हो जाएंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और गिर जाएगा। तो इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बीच का रास्ता निकाला, जो मैंने बताया, दोनों के मेरिट्स को ग्राइंडर में चला दिए। तो यही हुआ कि इसका मेरिट उठाया प्रॉफिट, यानी इंडिविजुअल मार्केट भी होनी चाहिए, इंडिविजुअल प्राइवेट फर्म्स भी होनी चाहिए, प्राइवेट लोग भी इसमें आने चाहिए, काम करना चाहिए, डिसीजन का हिस्सा, इकोनॉमिक प्लानिंग का हिस्सा प्राइवेट इंडस्ट्रीज का भी, प्राइवेट पीपल का भी, इंडिविजुअल का भी होना चाहिए। तो इन्होंने इसके मेरिट्स उठा लिए प्रॉफिट मोटिव ध्यान में रखते हुए, यानी इंडस्ट्री चलाएं, प्रॉफिट कमाएं, और इसके भी मेरिट उठा लिए पब्लिक वेलफेयर, यानी कुछ प्रोग्राम्स ऐसे भी चलाएं जिससे लोगों का भी फायदा हो, ऐसी स्ट्रेटेजीज भी बनाए जिससे मैक्सिमम एडवांटेज हो सोसाइटी का। तो दोनों के मेरिट उठाए और हमारी इकोनॉमी में अडॉप्ट हो गया मिक्स्ड पैटर्न, विच इज कॉल्ड मिक्स्ड इकोनॉमी। तो फाइनली जब हम अपनी भारत के, जब हमने इंडिपेंडेंट इंडिया के खुद के ओनर थे, हम खुद मालिक थे, तो हमने क्या सिस्टम अडॉप्ट किया, मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम, विच वॉज अ मेजर बिग डिसीजन टेकन बाय
our first prime minister of the country, that is Jawaharlal Nehru, he took a nice decision, he took a better decision for the country, adopting the features of both the economy. So mixed economy आ गया. अब mixed economy system में क्या क्या features आए, क्या क्या लेकर के उन्होंने स्टार्टिंग करी, यानी मिक्स इकोनॉमी सिस्टम अडॉप्ट होते ही क्या प्रायोरिटीज रखी गई, जिसके बेसिस पर इकोनॉमी में प्लानिंग शुरू हुई, जिसके बेसिस पर कंट्री की ग्रोथ स्टार्ट हुई. तो पहला द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948, पहली डेट आ गई यहाँ पे. 1948 में पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी. तो गवर्नमेंट ने ध्यान में रखा कि इंडस्ट्रीज बनेंगी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इंडस्ट्रीज, हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को खत्म कर दिया था, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया. कैपिटल इंडस्ट्री के नाम पे ज्यादा कुछ था नहीं, मॉडर्न इंडस्ट्री ज्यादा थी नहीं. तो सबसे पहला फोकस जो पॉलिसीज के फ्रेम में आया वो आया 1948 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी. और ये क्वेश्चन बोर्ड में आया भी था इस साल कि फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी की डेट क्या है, दैट इज 1948, राइट. तो फर्स्ट पॉलिसी यहाँ पे स्टार्ट हुई इंडस्ट्रियल सेक्टर को लेके, जिससे दो चीजें हो गई, प्रॉफिट भी कमाया जा सकता था, प्रोडक्शन होगा तो इनकम आएगी, करेक्ट, और लोगों का फायदा भी हुआ. इससे लोगों को रोजगार मिला, काम मिला और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ, तो लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन बेटर हो गई, यानी दोनों मोटिव फुलफिल हो गए. नेक्स्ट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. हमें यह भी पता है कि भारत का गणतंत्र भी उसी टाइम पे डिसाइड हुआ था. 1949 में इसका एक्ट पास हुआ था 26 नवंबर को, और 26 जनवरी 2 महीने बाद ही 1950 में हमारा रिपब्लिक डिसाइड हो गया, यानी हम रिपब्लिक इंडिया बन गए. सो दैट वाज आल्सो द पीरियड ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. लीडिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, यस, क्योंकि मैंने बात क्या कही, क्योंकि हमारी कंट्री का उस टाइम का मेजर चैलेंज था गरीबी. लोगों के पास पैसा नहीं था, इकोनॉमिक कंडीशन खराब थी, लोअर लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था. यानी उस सबको इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट का पहला मोटिव था कि ऐसे प्रोडक्शन करें, ऐसे काम करें कि पब्लिक वेलफेयर ज्यादा हो. इसलिए पब्लिक सेक्टर का रोल ज्यादा हो गया था, पब्लिक सेक्टर को ज्यादा रोल दिया गया ताकि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज कम हो, प्रॉफिट मोटिव के चक्कर में ज्यादा प्राइसेस हाई ना हो जाएं, और हाई प्राइस होते ही लोगों का वेलफेयर कम हो जाता है. इसलिए प्राइसेस को कंट्रोल में रखने के लिए पब्लिक सेक्टर को प्रीडोमिनेंस किया गया. नेक्स्ट, प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो एनकरेज. ऐसा नहीं था कि पब्लिक सेक्टर ही था तो प्राइवेट को नहीं दिया गया. यस, प्राइवेट भी था बट बहुत लिमिटेड था, यानी प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा प्रोडक्शन सेक्टर में आने नहीं दिया. ज्यादातर कंट्रोल किसके पास था, पब्लिक सेक्टर के पास, बट फिर भी प्राइवेट को एनकरेज किया गया. क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का होना जरूरी था बिकॉज ऑफ प्रॉफिट मोटिव. बट वी नो उस टाइम पे प्राइवेट सेक्टर के पास इतना फंड नहीं था, इतनी इनकम नहीं थी, इतना फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था कि वो मेजर स्केल पर डिसीजन ले पाते, राइट. तो फाइनेंशियल लैकनेस होने की वजह से प्राइवेट सेक्टर को कम रखा गया पार्टिसिपेशन में, बट उनको एनकरेज किया गया. इसलिए गवर्नमेंट ने ये सारी पावर अपने हाथ में ली, पब्लिक सेक्टर को ज्यादा रोल दिया, क्योंकि फंड की व्यवस्था गवर्नमेंट ही कर सकती है. नेक्स्ट, टू मेक इकोनॉमिक प्लानिंग, प्लानिंग कमीशन वाज सेटअप इन 1950. कब सेटअप हो गया प्लानिंग कमीशन? 1950 में. तो दो डेट्स आ गई यहाँ पे, 1948 फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी, सेकेंड प्लानिंग सेटअप कब हुआ? 1950 में. तो टू मेक इकोनॉमिक प्लानिंग, प्लानिंग कमीशन वाज सेटअप. और चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन इज ऑलवेज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री. तो जो भी प्राइम मिनिस्टर होता है, जिस समय भी हमारे 1990 तक ऑलमोस्ट 7 5-year प्लान्स हो चुके थे, तो उन 7 5-year प्लान्स में उस टाइम पे जो भी प्राइम मिनिस्टर था वही चेयरमैन होता है. फिर प्रिपेयर प्लान्स, तो मिक्स्ड प्लानिंग में, मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम में प्लानिंग्स में क्या अडॉप्ट किया गया? प्लान्स. तो वो प्लान्स क्या होते हैं, उन सबको कंबाइन करके उन्होंने 5-year प्लानिंग सिस्टम लॉन्च कर दिया, यानी हर 5 साल की प्लानिंग. तो पहला 5-year प्लान जो लॉन्च हुआ दैट वाज इन 1951. तो 1951 में फर्स्ट 5-year प्लान लॉन्च हुआ, और जैसा लिखा है फर्स्ट 5-year प्लान्स, तो प्लान जो डिसाइड किए गए वो किस टाइम पीरियड के लिए थे? आया था ना फीचर, डेफिनेट टाइम पीरियड. तो कितना टाइम पीरियड? 5-year प्लान्स. तो 5 ईयर का टारगेट डिसाइड हुआ, और 1951 में पहली पॉलिसी लॉन्च हो गई. सो दिस इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक सिस्टम एंड इकोनॉमिक प्लानिंग. जल्दी से इस पूरे इन्फॉर्मेशन को लिख लो, और इन तीनों से रिलेटेड और डिटेल पढ़ने के लिए मेरी लिंक को फॉलो करो.
ओके, आई होप यू ऑल हैव रिटन, और नहीं भी लिखा है तो वीडियो को पॉज करो और पूरे डिस्क्रिप्शन को इजीली से लिख लो. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप यू ऑल आर लाइकिंग माय वीडियो. सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. बाय बाय.